हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं फाइनेंस बिल जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जारी किया था कल। और हम पूरी चीज समझेंगे कि फाइनेंस बिल के अंदर क्या क्या चीजें ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और इनकी जो जारी किए गए नोटिफिकेशन हैं वो भी अपने देखने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंस बिल 2025-26 के अंदर आया है। इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर कई ऐसे टैक्स रेट्स हैं जो चेंज होते हैं, कई ऐसे नियम्स हैं जो सरकार है बजट बनाती है अपने 25-26 के लिए जो खर्चा वो करने वाली है। जैसे कहीं जॉब क्रिएशन है जो उन्होंने स्पेशली फोकस किया कि गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी जो इनका बेसिक एजेंडा है उसके लिए वो वर्क करना चाहते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये जो बजट आया है इस बजट के अंदर स्पेशली वो बात करना चाहते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में। जो उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो इन चार के अंदर है। और डेफिनेटली इसकी पूरी की पूरी थीम है विकसित भारत। भारत को विकसित करना ही हमारा क्या है, मेजर मोटिव रहने वाला है। तो चलिए फाइनेंस बिल को थोड़ा सा समझते हैं और आगे चलते हैं कि क्या क्या मेजर मेजर अमेंडमेंट हर एक यूथ के लिए की गई है। जो व्यक्ति आज के टाइम में अर्निंग करता है, सैलरी से इनकम कमाता है या बिजनेस से इनकम कमाता है, उसको क्या क्या बेनिफिट सरकार ने दिए हैं वो चीज अपने देखते हैं। तो सबसे बड़ी अमेंडमेंट तो एक ही है। सबसे बड़ी अमेंडमेंट तो ये है कि निर्मला सीतारमन जी ने अब जो टैक्स रेट है वो रिवाइज कर दिए हैं, यानी कि 12 लाख रुपए तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले जो था वो अभी तक कितना टैक्स लगता था, अभी तक लगता था 7 लाख रुपीज से ऊपर अगर इनकम कमाई है तो आपको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब जो टैक्स है वो कर दिया गया है 12 लाख रुपीज की इनकम तक, यानी कि 12 लाख रुपए की अगर इनकम है तो उसके अंदर नो टैक्स है, और 12 लाख से ऊपर अगर गए तब उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम 8 लाख है। एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, 8 लाख रुपए। तो अगर मैं ओल्ड स्लैब के थ्रू जाऊं तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता और न्यू स्लैब में कितना करना पड़ेगा। ओल्ड के अंदर यह था कि 0 से 3 लाख तक, पहले 3 लाख तक नील रहेगा और 3 लाख से 6 लाख तक उसका रहेगा 5%, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे टैक्स कितना बना, 15,000 रुपए। और 6 लाख से 8 लाख जो कि 2 लाख है, वहां पे 10% के हिसाब से टैक्स कितना बन गया यहाँ पे, 20,000। यानी कि कुल मिला के उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 35,000। ठीक है, कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर हमें कुछ रिबेट्स का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन रिबेट का बेनिफिट यहां तो नहीं, लेकिन आपको कितना, 35,000 का टैक्स देना पड़ा। लेकिन नई स्लैब के अंदर अगर मैं न्यू स्लैब की बात करूं तो न्यू स्लैब के अंदर हमें किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि 12 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट, यानी कि 8 लाख रुपए पे नो टैक्स आपका यहां पे बनेगा। ठीक ठीक है, चलिए उसके बाद पार्लियामेंट ने बोला कि 13 फरवरी 2025 को जब ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बजट सेशन बिगन 31 जनवरी को चालू हुआ था, जो कि 13 फरवरी को खत्म होगा। और सेकंड पार्ट जो है कमेंस होने वाला है 11 मार्च को, और वो 4 अप्रैल को क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, चलिए मोदी 3.0 गवर्नमेंट की ने एक बहुत अच्छा प्लान जॉब स्कीम्स लॉन्च करी है, जिसके अंदर 22 लाख जॉब्स जो है वो लेके आएंगे मार्केट में इकोनॉमी को बूम करने के लिए, ताकि वो फुटवेयर और लेदर सेक्टर को बहुत अच्छा बूम दे सके। तो इट्स ऑब्वियस कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, इस कंपनी के जो मार्केट है, वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रो करने की संभावना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ भी ये शेयर्स कैसे वर्क करते हैं, ये कौन कौन सी कंपनीज हैं, कैसे अपने इसको डील करेंगे, वो सब अपने देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट, आईटी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर का जो बजट है वो पिछले बार के बजट से इस बार क्या हो गया है, कम हो गया है। क्यों कम किया है इसका तो नहीं कोई कारण, लेकिन फिर भी इन्होंने जो आईटी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर का जो बजट इन्होंने कहा है वो थोड़ा सा कम कर दिया है पिछले ईयर के मुकाबले। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर एवरीवन टू नो कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अपने बजट्स को कम करने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूं टोटल रिसीट, गवर्नमेंट ने टोटल रिसीट पैसा कितना मार्केट से उठाया, हो सकता है कि वो अलग अलग प्रकार से उठाते हैं। जैसे गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो किस किस तरीके से होती है, गवर्नमेंट की जो अर्निंग है उसके अंदर सबसे पहला अर्निंग का सोर्स है इनकम टैक्स, दूसरा अर्निंग सोर्स है वो है जीएसटी। ठीक है, तीसरा अर्निंग जो सोर्स है वो है डिविडेंड इनकम। प्लस अदर टैक्सेस की भी बात करें तो अदर टैक्सेस की भी इनकी क्या है, इनकम होती है।
ठीक है, डिविडेंड इनकम। इसके अलावा और भी ड्यूटीज़ वगैरह, ये सब जो है सरकार क्या है बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर अपने स्टैब्लिश कर रखा है। जिस तरीके से कंपनी से अर्न करती है वो सारा काम जो है गवर्नमेंट का है। ठीक है, डिविडेंड वगैरह, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब काम गवर्नमेंट का। टोटल रिसीट जो करी है वो 31.47 लाख करोड़ रुपीस थी, और टैक्स से कितना कलेक्शन किया है 25.57। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि जीएसटी की जो कलेक्शन है वो 1.4 या 1.5 लाख करोड़ जो है वो हर महीने की है। ठीक है, इसी के साथ बात करें टोटल एक्सपेंडिचर उन्होंने 47 कर दिया, यानी कि जितना कमाया भी नहीं उसका डबल उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया है। तो इट्स अ गुड थिंग और ऑल्सो अ बैड थिंग कि हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा हुआ है वो 10.18 लाख करोड़ हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके बनाती है, जैसे कि रोड्स बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत के लिए बहुत कुछ करती है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे में आता है, जो कि 10.18 लाख करोड़ है। ठीक है, साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है द इनकम वर्सेस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इस केस के अंदर जो है ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है और इनकम क्या रही है, कम रही है। तो यहां पे क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट रह गया। ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंड्स मोर, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देती है और उसके मुकाबले इनकम नहीं रहती, तो अपने क्या है यहाँ पे, ये एक गलत चीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चीपर थिंग्स। ये जो चीजें हैं वो चीपर कर दी गई हैं, जैसे कि टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स, बैटरीज, ईवी, मोबाइल्स वगैरह, ये सब जो मोबाइल की बैटरीज हैं ये सब क्या कर दिए गए हैं, थोड़ा चीपर कर दिए गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज जो लगती थी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, वो सब क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। ठीक है, चलिए, सोलर पीवी सेल और इसके बाद लिथियम आइकन बैटरीज और साथ ही साथ कैंसर और लाइफस्टाइल ड्रग्स जो है इसके ऊपर भी क्या किए गए हैं, रेट्स को कम कर दिया गया है। इसके ऊपर जो भी टैक्सेस लगते थे, टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। दैट्स वाई इसके रेट्स जो हो जाएंगे वो मार्केट में कम हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर नेक्स्ट बात करें एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यानी कि जो फॉरेन बाहर के लोग हैं वो भारत के अंदर आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे आके बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ पे आके एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, यहाँ पे अपनी खुद की इनकॉर्पोरेशन करने के बाद कुछ नया भारत के लिए लेके आएंगे। तो सिमिलरली 2025 के बजट के अंदर एफडीआई की जो लिमिट है वो इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से 100% भी कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एफडीआई जो है इंश्योरेंस सेक्टर को प्रॉपर तरीके से भी एक्वायर कर सकती है। ठीक है, उनको क्या दे दिया गया है, पूरा अधिकार दे दिया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि फॉरेन के लोग जब भारत के अंदर निवेश करते हैं तो उनको कुछ लिमिट लगा दी जाती है कि अब इससे ज्यादा भारत के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को या किसी भी सेक्टर को आप एक्वायर नहीं कर सकते। अगर वो सब चीजें से एक्वायर करने लग गए तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अब भारत की ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि धीरे धीरे हर एक सेक्टर अगर फॉरेन के पास जाने लग गया, ठीक है, भारत के पास पैसा आ जाएगा बहुत सारा, लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं जो भारत के कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। तो इसीलिए डिफेंस के अंदर जो है और बैंकिंग सेक्टर जो है इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ताकि ज़्यादा शेयर्स जो है फॉरेनर्स ना ले सकें। साथ ही साथ जो दिस मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट कम अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ द इंडियन मार्केट। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनीज में ज़्यादा होगी। इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑलवेज बेनिफिशियल। ठीक है, तो जब अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम गेन करती है। ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट्स में जो प्रीमियम्स होता है उसमें गेन करने के बाद वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, एलिजिबल टैक्स पेयर गेट अ टोटल वेवर ऑफ इनकम इफ देयर टोटल इनकम इज बिलो 5 लाख। ठीक है, इसी के साथ जो प्रपोजल रहा है 2025 का 87A में, जिसके अंदर 25,000 की रिबेट की जगह अब कितनी रिबेट मिलेगी, 60,000 की रिबेट मिलेगी। यानी कि 60,000 तक अब क्या है, आपको रिबेट मिलने वाली है। द रिबेट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द स्पेशल टैक्सेस। देखो स्पेशल रेट्स क्या होते हैं, स्पेशल रेट्स जो होते हैं ना वो दो ही होते हैं। सबसे पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिफाइन है दो पार्ट्स में, 112A में और 112 में, और वहीं पे LT शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिफाइन है 111A के अंदर।
यानी कि जब अपने कोई भी घर को बेचते हैं या घर खरीदते हैं, या फिर अपने बोले कि अगर कोई भी शेयर खरीदा बेचा जाए, वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, जब अपने शेयर्स को खरीदते बेचते हैं तो वहां पे हमारा जो गेन आता है या लॉस आता है वो हमारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होता है। जैसे मान लीजिए लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अगर आपने लिए और अगर वो शेयर्स आपने 12 महीने रखे या 12 महीने से ज़्यादा रखे तब तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 11 महीने से कम रखे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। वहीं पे लैंड बिल्डिंग का जो प्रोविजन है वो 2 साल का है कि 2 साल से कम में शॉर्ट टर्म, इसके अलावा लॉन्ग टर्म। जो रेट्स डिफाइन किए गए हैं, वैसे तो एसटीसीजी का रेट अभी तक 15% है और एलटीसीजी का 112A में 1 लाख तक की छूट है और 1 लाख के बाद आपका 10% लगेगा, और सिमिलरली 112 के अंदर 20% क्या क्या रहेगा, रेट रहेगा। और ये प्रपोज किया गया था कि इस बार एलटीसीजी का रेट 12.5% भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, उसकी फैसिलिटी की जो है 5 लाख लिमिट जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस को कर दिया है, रजिस्टर्ड जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। अकॉर्डिंग टू द बजट अनाउंसमेंट, द गवर्नमेंट प्लान लॉन्च 10 लाख कार्ड्स फॉर द फर्स्ट ईयर। उनका ये एस्टिमेशन है कि हम पहले साल के अंदर 10 लाख क्रेडिट कार्ड क्या कर देंगे, जारी कर देंगे। तो ये कुछ टैक्स स्लैब है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, जो आज की पूरी इस वीडियो का एक छोटा सा निष्कर्ष भी है, जिसके अंदर है कि अगर इनकम 0 से 4 लाख तक होगी तो नील ब्रैकेट में आएगा, और 4 लाख से 8 लाख के अंदर 5%, 8 लाख से 12% में 10%, 12 से 16 में 15%, और 20 और 25, 24 लाख से ऊपर जाने पर ही 30% का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 24 लाख से ऊपर जाने पर ही क्या लगेगा, 30% का टैक्स जो है देना पड़ेगा। इससे पहले कोई जो टैक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, इस बार नई स्लैब लॉन्च की गई, 25% की नई स्लैब थी। पहले 20 के बाद सीधा 30 पे जाना पड़ता था। पहले अगर 15 लाख से भी ऊपर कमा लिया तो आप 30% में आ जाते थे, लेकिन अब 24 लाख से ऊपर कमाओगे तब आप 30% के अंदर आओगे। ठीक है, सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया है सरकार ने एक मिडिल क्लास फैमिली को, कि अब आप लाख रुपए महीना भी कमाओगे तो भी आपका जो एक्सपेंस है वो सब काट के भी अगर आप लाख रुपए महीना कमा रहे हो तब भी आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, सो आज का जो बेसिकली एजेंडा है जो हमने देखा पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के अंदर, जिसके अंदर बात जो करते हैं, वेट अ सेकेंड, ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, जो भारत का बजट का मेजरली फोकस जो भारत ने किया वो इसी के ऊपर फोकस किया। कुछ ऐसी बातें और अभी मैं आपके साथ कवर कर लेता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उन्होंने केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड को भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया है कि ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड हमने 7.7 करोड़ फार्मर्स को देने की बात करी है, उसकी लिमिट 3 से 5 लाख कर दी गई है। साथ ही साथ कॉटन प्रोडक्टिविटी भी मिशन के अंदर आई है। साथ ही साथ धन धनाढ्य कृषि योजना जो है उसके अंदर भी 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 1.7 करोड़ फार्मर्स को क्या हेल्प करने की बात की गई। ठीक है, मखाना बोर्ड ऑफ बिहार, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट किए गए कि इंप्रूव करनी है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिंग एंड मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एफपीओ। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यानी कि हम ये यही फोकस लेके चल रहे हैं कि हमारी जो पल्सेस हैं, दालें हैं, उसके अंदर हमें आत्मनिर्भरता मिले। ठीक है, एंड आफ्टर डैट कई ऐसे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ने एमएसएमई को भी दिए हैं मेक इन इंडिया फर्दर करने के लिए, वो काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट दिए कि फॉर द फर्स्ट 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर इंक्लूडिंग द विमेंस SC/ST न्यू स्कीम जो है लॉन्च कर दी गई है टू प्रोवाइड लोन ऑफ 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर। ओके, चलिए, इसके बाद सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0, ये कुछ इनोवेशन करी है फॉर द इन्वेस्टिंग ऑफ द पीपल इकोनॉमी इनोवेशन। कैपेसिटी ऑफ IIT को एक्सपेंड कर दिया गया है, यानी कि पहले जो लिमिट कुछ 65,000 थी अब उसको डबल के करीब कर दिया गया है। डे केयर कैंसर कैपिटल सेंटर्स लॉन्च किए गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम भी लॉन्च कर दी गई है। इंडियन लैंग्वेज बुक्स जो है भारत के अलग अलग स्कूल्स में दी जाएगी। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, अटल टिंकरिंग लैब्स, 50,000 लैब्स to be set up in the government school in next 5 years.
ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी उन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करी है, अलग अलग जगह, मेजरली 3 सेंटर्स की बात करी थी जिसके अंदर हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन के लिए भी काफ़ी खर्चा किया जिसके अंदर 10,000 एडिशनल सीट्स जो है गोल की गई है फॉर द एडिंग 75,000 सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स मेडिकल सेक्टर के अंदर। स्वनिधि को भी लॉन्च किया गया है, यूपीआई कार्ड। स्वनिधि का जो स्कीम है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, SVA यानी स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, यानी कि जो रोड के ऊपर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो कोई भी सामान बेचते हैं खाने पीने का या कोई भी, तो वो सब इसके अंदर कवर किए जाते हैं। इन सब के लिए भी क्या सोचा गया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स सोचे हैं, स्पेशली टू रिएम्बल टू एनहांस द लोन फ्रॉम द बैंक, कि वो बैंक से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। ठीक है। और कई ऐसे बेनिफिट्स जो सरकार ने दिया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल, इकोनॉमी, रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन 20,000 करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन द रिसर्च एंड सो ऑन। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी काफ़ी अच्छे बदलाव किए इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, कस्टम वगैरह के बेनिफिट्स के लिए। ओवरऑल रुपीज़ कम फ्रॉम गवर्नमेंट के कहाँ से रुपए आते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि 18% हम GST से लेके आते हैं, साथ ही साथ इनकम टैक्स से 22%, बोरोइंग लाइबिलिटी हमारी 24% है, नॉन टैक्स रिसिप्ट, टैक्स के अलावा जो रिसिप्ट है वो हमारी 9% है, कस्टम से 4% है, कॉरपोरेशन टैक्स, कंपनी से जो टैक्स आता है वो सब यहाँ पे है। और खर्चा कहाँ होता है कंपनी का, गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ होता है, सबसे पहला डिफेंस के 8%, सबसे ज़्यादा शेयर जो स्टेट का शेयर्स हैं, शेयर के ड्यूटीज जो है वो सब वहाँ पे खर्चा होता है। फाइनेंस कमीशन के अंदर होता है 8%, सेंट्रल स्कीम्स के अंदर 8%, अदर एक्सपेंडिचर 8%, पेंशन 4%, इंटरेस्ट पेमेंट जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना है, उसके अंदर 20% चला जाता है। ठीक है। और कुछ सब्सिडीज वगैरह जो देनी पड़ती है वो 6% उसके अंदर चला जाता है। ठीक है। कैपिटल रिवेन्यूज जो है 25-26 के 16.4 अच्छी ग्रोथ के साथ मिले, और यहाँ पे रिवेन्यू रिसीट भी 34.2%, एक्सपेंडिचर 15.5 एंड 39.4 रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किए हैं। ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो बजट है वो काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग बजट जो है मुझे लगा, जिसके अंदर हम सभी को क्या दिए गए, काफ़ी अच्छे बेनिफिट दिए गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हम एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, इफ़ यू वांट कि हम किसी भी पॉइंट को बहुत अच्छे डिटेल में समझें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आई विश कि यू लव दिस वीडियो। Thank you very much. Share, subscribe my channel too for great and next video. Thank you very much.